मैं कुमार मंगलम रणवीर साहित्य चौपाल से जुड़े दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज बातचीत की कड़ी में मेरे साथ शामिल हैं युवा आलोचक और सहायक प्राध्यापक हिंदी काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्रभात कुमार मिश्र सर। सर, आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हिंदी में कालिदास की जरूरत आप किन अर्थों में देखते हैं? देखिए, कालिदास समूचे भारतीय साहित्य में स्थायी महत्व के कवि हैं। कहना चाहिए कि भारतीय साहित्य में आज जो प्राण धारा है, उस प्राण धारा में एक महत्वपूर्ण संवाहक के रूप में कालिदास की उपस्थिति है। हिंदी में लगभग जिस समय से हम आधुनिक युग कहते हैं, वह कालिदास के पुनर्नवा होने का भी समय है। हुआ यह था कि रॉयल एशियाटिक सोसाइटी और फिर उसके बाद के जो उपनिवेश काल के पुरातत्वविद थे, उन्होंने बहुत लगन से और जतन से भारत की भाषा, साहित्य, पुरातत्व संबंधी विषयों और यहाँ के स्थापत्य, यहाँ की भाषा के व्याकरणों, उनके शब्दकोशों पर गंभीरता से विचार करना शुरू किया था। उस विचार को अलग अलग तरीके से व्याख्यायित किया गया है। यह भी कहा गया है कि उपनिवेश में अपनी सत्ता को और सुदृढ़ करने की जरूरत से ऐसा कर रहे थे। पर इसी का एक दूसरा पहलू है, भले ही उस जरूरत से वह ऐसा कर रहे थे, पर उनके ऐसा करने से हमारे सम्मुख अपने ही भारत का इतिहास, अपने ही भारत का वह साहित्य जो कहीं न कहीं छूट सा गया था, वह भी सामने आता है। आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि आधुनिक काल से पहले का लगभग 700-800 वर्षों का जो हिंदी साहित्य है, उसमें कहीं-कहीं कालिदास की उपस्थिति तो है, पर जिस तरह से ऐसे व्यापक महत्व के कवि को हम एक साहित्य की परंपरा में देखना चाहते हैं, वह नहीं था। इससे यह मालूम पड़ता है कि हमारे ही यहाँ का एक इतना बड़ा कवि, वह लगभग विलुप्त सा था। और जब उन औपनिवेशिक शोधकर्ताओं के प्रयत्न से कालिदास के साहित्य को ढूंढा गया, उसके अनुवाद हुए, तो दुनिया को भी उनके महत्व का पता चला। और यह कहने में कोई गुरेज नहीं कि भारत के लोगों को भी तभी यह बात समझ में आई कि हमारे यहाँ का ही यह इतना बड़ा कवि है। और यह चेतना फिर उसके बाद आधुनिक काल में दिखाई पड़ती है हिंदी साहित्य में। भारतेंदु युग से लेकर के वर्तमान समय में भी कालिदास संबंधी रचनाओं की संख्या इतनी अधिक है कि एक साधारण हिंदी के पाठकों के लिए वह अचरज का विषय हो सकता है। कई तरह की रचनाएं हैं, कुछ तो सीधे सीधे अनुवाद हैं, कुछ अनुवाद का ही एक दूसरा ढंग होता है जिसको रूपांतरण कहते हैं, यानी नाटक को काव्य में बदल देना, काव्य को उपन्यास के रूप में प्रस्तुत करना। कालिदास की रचनाओं के रूपांतरण भी बहुत अधिक हुए हैं। पुरानी जो परंपरा हमारे यहाँ की थी, टीका भाष्य की, उस परंपरा में भी कालिदास के रचनाओं पर बहुत अधिक लिखा गया है। हिंदी साहित्य के जो बड़े नाम रहे हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र के युग में तो लगभग सभी ने, उनके बाद स्वयं महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कालिदास की रचनाओं के रूपांतरण किए हैं। और यह कहा जाता है कि हिंदी आलोचना का आरंभ भी ठीक ढंग से महावीर प्रसाद द्विवेदी के यहाँ से ही मिलता है, जब पुस्तकाकार आलोचनात्मक ग्रंथों का प्रकाशन शुरू हुआ। और आप पाते हैं कि कालिदास की निरंकुशता नामक महत्वपूर्ण पुस्तक को हम हिंदी में
आलोचना का एक प्रस्थान भी मान सकते हैं। तो आलोचना में कालिदास की उपस्थिति दिखाई पड़ती है और जो रचनात्मक लेखन है, गद्य और पद्य का हिंदी का बड़ा व्यापक है। उन सब में कालिदास के जीवन को आधार बनाकर, कालिदास की रचनाओं को आधार बनाकर, कालिदास से जुड़े हुए इतर प्रसंगों को आधार बनाकर प्रभुत रचनाएं हुई। तो मेरे मन में यह आया विचार, एक ठीक संदर्भ तो ध्यान नहीं है कैसे आया, कि ये जो इतनी विपुल संख्या है कालिदास विषयक रचनाओं की, क्यों न इनमें से कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं को ढूंढकर उनके बारे में एक संकलन तैयार किया जाए, जिससे हिंदी का साधारण पाठक कालिदास के महत्व से ही परिचित न हो सके, बल्कि यह भी उसके सामने स्पष्ट हो जाए कि हिंदी साहित्य के जो विभिन्न आधुनिक हिंदी साहित्य के कालखंड रहे हैं, उनमें कालिदास निरंतर उपस्थित है और उनकी उपस्थिति का एक बड़ा गहरा संदर्भ है। और विद्वानों ने उस ओर संकेत भी किया है। स्त्री को जिस तरह से कालिदास ने अपने साहित्य में प्रमुखता दी है, यह कहा गया, मैंने बहुत पहले सुना था कि स्त्री के रुदन का साहित्य है कालिदास का साहित्य। वह रुदन का साहित्य हो न हो, पर इतना तो सर्वमान्य है कि कालिदास की रचनाओं में स्त्री जीवन को केंद्र में रखा गया है। वह एक बड़ा आधार रहा है उनकी तरफ रचनाकारों के आकृष्ट होने का। उसके साथ साथ जिस तरह से भारत बोध विकसित हो रहा था हिंदी नवजागरण के बाद, भारत कौन सा भारत? वह भारत जो गुप्त युग का, स्वर्ण युग का भारत था। वह भारत जिसके प्राकृतिक परिवेश में अनुपम सौंदर्य है। वह भारत जिसमें अपूर्व गेयता है। वह भारत जो विश्व को एक अलग दृष्टि से देखता है। और यह सब हम कालिदास के साहित्य से सीखते हैं। तो मैंने यह कहा आपसे आरंभ में ही, कालिदास न केवल हिंदी साहित्य में बल्कि समूचे भारतीय साहित्य में एक स्थायी निधि की तरह है और उनका बहुत बड़ा योगदान है। जिस रूप में हम आज भारतीय भाषाओं को सीखते हैं, उस रूप में उन भाषाओं के साहित्य को ले आने में जिन कुछ बड़े पुराने साहित्यकारों की भूमिका देखी जा सकती है, उनमें मैं समझता हूँ कालिदास। तो ये कुछ ऐसी बातें थी जिनकी वजह से हिंदी में कालिदास जैसी मेरी पुस्तक भी सामने आई और लगातार इस विषय पर सोचा है और संभव है कुछ ही दिनों में उस पुस्तक का एक दूसरा नया आ जाए, तो फिर से उस ओर बातचीत कर सकेंगे। सर, नवजागरण और प्राच्यवाद आपका शोध विषय रहा है। इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? एक बहुत पुराना प्रसंग छेड़ दिया आपने। असल में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जब एमफिल के लघु शोध प्रबंध का विषय चुनना हुआ, तो चूंकि मैं मिथिला क्षेत्र से संबंध रखता हूँ, तो मेरे गुरुजी प्रोफेसर मैनेजर पांडे जी ने मुझसे यह कहा कि बहुत दिनों से मन में एक आकांक्षा है कि जिस तरह का काम विद्यापति को लेकर होना चाहिए था हिंदी में और मैथिली में भी, वह नहीं हो सका है। अभी भी विद्यापति विषयक जो आलोचनात्मक प्रसंग हैं, वह इसी प्रश्न में उलझा है कि विद्यापति भक्त कवि हैं या श्रृंगारिक कवि हैं। भक्त कवि भी हैं तो वैष्णव हैं या शैव हैं कि शाक्त हैं। पर इन सारे प्रश्नों में उलझ जाने के कारण वास्तविक अर्थों में एक कवि के रूप में विद्यापति का महत्व सामने नहीं आ सका है। तो उन्होंने यह इच्छा जाहिर की और मैंने तुरंत उनसे कहा कि तो सर एक विषय आप मुझे बता दीजिए, मैं उसको लेकर आगे बढ़ूंगा। उन्होंने कहा कि विषय तो बिल्कुल स्पष्ट है, विद्यापति के काव्य में मिथिला का समाज और संस्कृति। तो उस विषय पर वह लघु शोध प्रबंध मैंने लिखा।
मेरे मित्रों ने मजाक-मजाक में कहा कि यह क्या विषय ले लिया है आपने, इसमें क्या रखा था? बहुत कुछ लिखा जा चुका है, नहीं भी लिखा गया है। कुछ गंभीर काम करिए। मेरे मन में भी यह उपजा कि हो सकता है मेरे इस काम को लोग गंभीरता से न ले रहे हों। तो जब पीएचडी के शोध विषय के चयन का मसला सामने आया तो मैं से कहा कि जैसा आपने चाहा था वह तो हो गया, पर अब मुझे कुछ गंभीर विषय चाहिए। बहुत जोर से हँसे और कहे कि तो क्या सोचा है? तो मैंने यह कहा उनसे कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनका काम यदि सामने नहीं आता, तो जहाँ से हम हिंदी नवजागरण और नवजागरण की प्रक्रिया का आरंभ मानते हैं, वह शुरू नहीं हो पाता। उन्होंने पूछा जैसे? मैंने कहा कि जैसे विलियम जोन्स हैं और वहाँ से लेकर जेम्स प्रिंसेप तक का काम यदि आप तो वह एक बड़ा आधार है हिंदी नवजागरण की प्रक्रिया का। उन्होंने कहा कि तो ठीक है, सोचो विचारो इस पर। और तत्काल एक विषय उन्होंने सुझाया, ए पेक्यूलियर टाइप ऑफ ओरिएंटलिज्म, और उसके साथ जोड़ा नाम उन्होंने मैक्स मुलर का। मेरे पास उनकी एक किताब थी, इंडिया व्हाट कैन इट टीच अस। मैंने पढ़ रखा था उसे, मैं समझ तो गया कि वो क्या कहना चाहते हैं। पर मैंने उनसे यह कहा कि केवल मैक्स मुलर नहीं, एक लंबी प्रक्रिया चली है और उसको सामने रखकर मैं यह फिर देखना चाहता हूँ कि उस 1784 के आसपास जब रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई और भाषा विषयक, साहित्य विषयक, संस्कृति विषयक शोध अनुसंधान के नए-नए क्षेत्र सामने आए, तब जाकर हमें स्वयं अपने भारत के साहित्य से परिचित होने का मौका मिला। जेम्स प्रिंसेप से पहले तो हम अपने पुराने पुरालिपियों को पढ़ ही नहीं पा रहे थे। वह सब एक अजूबा था हमारे लिए। तो एक ऐसा दौर रहा है कि औपनिवेशिक निहितार्थों को यदि थोड़ी देर के लिए किनारा कर दें, तो भी उसका बड़ा व्यापक संदर्भ है। यह विषय उसी क्षण हम दोनों लोगों ने विचार करके तय किया कि प्राच्यवाद और हिंदी नवजागरण का अंतः संबंध, कुछ काम आगे बढ़ाया जा सकता है। तो प्रश्न आप पूछ रहे थे कि ये कैसे मन में विचार आया, उसका एक संदर्भ तो यह है, पर दूसरा इससे ज़्यादा ज़रूरी संदर्भ, उस विषय पर जब थोड़ा काम आगे बढ़ाया मैंने, कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई, जैसे एक किताब है ओम प्रकाश केजरीवाल की, अब हिंदी में भी अनुवाद उसका, भारत के अतीत की खोज। उस किताब में उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज और उससे पहले रॉयल एशियाटिक सोसाइटी से जुड़े हुए विद्वानों के कामकाज का आकलन किया है और उनका निष्कर्ष यह है कि जिस भारत को हमने पाया, जिस भारत का नवजागरण हो रहा था, चाहे वह बंगाल में हो रहा हो, बंगाल के नवजागरण के शीर्षक, राष्ट्र में महाराष्ट्र का नवजागरण आंदोलन था, दक्षिण भारत में अलग-अलग आंदोलन थे, और जिसको रामविलास शर्मा ने हिंदी जाति कहा, हिंदी क्षेत्र का नवजागरण हो रहा था। तो यह है कि समूचे भारत में एक तरह का नवजागरण था, पर वह भारत कहाँ से आया जिसका नवजागरण होना था? उस भारत को समझने का, उस भारत की के स्वरूप को सामने ले आ सकने में उन एशियाटिक सोसाइटी और फोर्ट विलियम कॉलेज और उनके साथ-साथ बाकी जो औपनिवेशिक विद्वान थे, बड़ी भारी भूमिका है। इतनी भारी भूमिका है कि जिनको हम राष्ट्र कवि कहते हैं, मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि हैं। जी, जी। उनकी कविता में ये सारे संदर्भ आते हैं। लिखा है उन्होंने, सचमुच ब्रिटिश साम्राज्य ने हमको बहुत कुछ है दिया। ध्यान दीजिए, ब्रिटिश साम्राज्य ने हमको बहुत कुछ है दिया, विज्ञान का वैभव दिखाया, समय से परिचित किया।
उससे हमारी कीर्ति का भी हो रहा उपकार है। बहुपूर्व चिन्हों का हुआ व हो रहा उद्धार है। ये सारे जो बहुपूर्व चिन्ह थे, जिनका उद्धार किया उन लोगों ने, वह इतिहास था जिस इतिहास को जाने बिना यह भारत और इस भारत की संकल्पना सामने नहीं। मैंने जानबूझकर मैथिली शरण गुप्त का नाम लिया। वो राष्ट्र कवि कहलाते हैं। एक ऐसा राष्ट्र कवि जो उन ब्रिटिश विद्वानों को यह श्रेय दे रहा है, यह यूं ही नहीं है, यह तुरंत ही छोड़ देने लायक परिघटना नहीं रही है, बड़े गहरे संदर्भ हैं। और मैं यह बताना चाहता था उस शोध के दौरान, प्रक्रिया का एक बहुत मजबूत आधार मिला, जिसको आगे हिंदी नवजागरण के अग्रदूतों ने पुष्पित किया, आगे बढ़ाया। और इस रूप में नवजागरण के 4 चरण जो रामविलास शर्मा, वह शून्य से नहीं शुरू हुआ, तो एक मजबूत आधार मिला था। की दृष्टि से, संस्कृति की दृष्टि से आप देखिए, भारतेंदु ने इतिहास विषयक कई निबंध लिखे, पर वह इतिहास की चेतना उन्हें कहाँ से मिली? बड़ा व्यापक विवाद है। भारत के लोगों में इतिहास चेतना नहीं थी, पर इतिहास विषयक वे निबंध तो भारतेंदु लिखते हैं। कहाँ से लिखते हैं? कहाँ से वह प्रेरणा उन्हें मिलती है? उन्हें वह प्रेरणा मिलती है जेम्स प्रिंसेप के माध्यम से। उन्हें वह प्रेरणा मिलती है उन पुरालिपियों की जब खोज की जाने लगी, तो उन्होंने पाया कि ये पुराने पत्थर नहीं हैं, ये हमारे इतिहास के स्रोत हैं। उन्होंने ध्यान दिलाना चाहा। नवजागरण वास्तव में आरंभ साहित्य की दृष्टि से हम भले ही भारतेंदु युग से माने, पर उसकी एक धारा बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। और यही इस मेरे शोध का विषय भी है कि उसमें प्राच्यवाद और नवजागरण के बीच जो अंतः संबंध है उसकी पृष्ठभूमि। सर, आपके शोधार्थियों ने अभी अभी भाषा दर्शन नामक पुस्तक संपादन किया है, जो कि चर्चा में है। तो इसका जो विषय है भाषा दर्शन, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले अपने शोधार्थियों को बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक ऐसे क्षेत्र में आलेखों का संचयन करना चुना तो वास्तव में हिंदी में नया है। हिंदी में हिंदी के विद्यार्थियों यह चिंता रहती थी कि जमाना था किशोरीदास वाजपेयी तक, जब भाषा के क्षेत्र में बहुत गंभीरता से, अलग दृष्टि से उन लोगों ने विचार किया। और उसके बाद हम 2 तरह की परिघटनाएं पाते हैं। समूचा दर्शन शास्त्र वैश्विक स्तर पर की तरफ मुड़ता है। भाषा की चिंता और दर्शन शास्त्र की मुख्य चिंता हो जाती है। पर जिन लोगों को भाषा की चिंता वास्तव में करनी चाहिए थी, उन्होंने वह प्रोजेक्ट छोड़ दिया। संस्कृत के लोगों ने बड़ा गंभीर काम किया है, बड़े बड़े दार्शनिकों ने इस ओर विचार किया है, पर हिंदी की दुनिया में एक भी ऐसी पुस्तक दिखाई नहीं पड़ती थी जिसमें सचमुच भाषा दर्शन पर करीने से विचार किया गया हो। तो बधाई के पात्र तो हैं वे शोधार्थी। इस कारण से भी भाषा पर विचार करना जरूरी है। भाषा हमारी केवल संप्रेषण का माध्यम नहीं है, हमारे लिए हमारी चेतना का निर्माण करती है। अभी थोड़ी देर पहले एक विद्यार्थी यहाँ पर चर्चा कर रहे थे कि विद्यापति के यहाँ अपरूप सौंदर्य की बात आती है। और बातचीत के क्रम में अभी थोड़ी देर पहले मैंने यह कहा, वह जो अपरूप सौंदर्य है उसके कई अर्थ हैं। एक तो है अपूर्व सौंदर्य, जैसा पहले नहीं था। एक है अपर रूप, यानी इस संसार में जितना सौंदर्य है उससे भी बढ़कर, इस संसार की किसी भी वस्तु से जिस सौंदर्य की तुलना नहीं की जा सकती है,
तब वह अपर रूप है। पर उसी का एक अर्थ यह भी निकलता है, इस संसार में ऐसी कोई चीज है नहीं जिससे मैं उस सुंदर वस्तु की तुलना कर सकूं, उस सुंदर कृष्ण की उपमा दे सकूं। तो जो चीज ही नहीं है, उस चीज के लिए कोई शब्द भी नहीं है, क्योंकि शब्द तो तभी आएंगे जब उस वस्तु का अस्तित्व होगा। जब वैसी वस्तु नहीं है तो वह शब्द भी नहीं है। उस शब्द के अभाव में हम काम चला लेते हैं अपरूप कह, अलौकिक कह करके। यह उसका वास्तविक उसकी पहचान नहीं कराता। वह यह बताता है कि तुम क्या नहीं हो, यह नहीं बताता कि तुम क्या हो। तो भाषा इस तरह से हमारी चेतना में बहुत गहरे कहीं न कहीं उसकी प्रक्रिया संचारित होती रहती है, वो अपना काम करती रहती है। हम कई बार उसके प्रभाव को और उसके स्वभाव से परिचित नहीं होते, फिर भी भाषा का अपना कार्य होता रहता है, वह अपनी क्रिया करती रहती है। तो भाषा दर्शन सही में बहुत ज़रूरी और विचारणीय कई ऐसे अनुशासन हैं ज्ञान के, सब मिल करके भाषा दर्शन में जुड़ जाते हैं। आज तभी समाज है जब भाषा के माध्यम से समाज के विभिन्न अवयव एक साथ होते हैं। तो जोड़ने वाला घटक तो भाषा ही है मुख्य। तो सामाजिक रूप से, चेतना के स्तर पर, दार्शनिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से यह एक ऐसी चीज है जिस पर बहुत गहरे अर्थों में विचार करने की जरूरत थी। और मैं नहीं कहता कि एक संपूर्ण, सर्वांगपूर्ण विचार हो चुका है, पर जहाँ-जहाँ कुछ बिखरे मोती इन सबको मिले हैं, उन्होंने उसे इकट्ठा किया है और आगे उस पर और विचार करने का मार्ग प्रशस्त होगा। मैं शुभकामनाएँ भी देता हूँ उन विद्यार्थियों को। और भाषा दर्शन के क्षेत्र में एक अब हिंदी में है। हम यह नहीं कह सकते कि हिंदी में अब कोई ऐसी पुस्तक नहीं है जिसे कोई विद्यार्थी भाषा दर्शन खोजने जाए और उसे मिलेगा नहीं। सर, साहित्य संबंधित आगामी योजना आपका क्या विद्यापति पर एक बहुत दिनों से पुस्तक तैयार हो रही है। अब है 2025 में किसी महीने में वह आ जाए। अतिरिक्त शोधार्थियों को जो शोध विषय मैंने दिए हैं, शोध विषयों को देने का एक बड़ा कारण यह रहा है, पर थोड़ा बहुत मैं भी सोचता विचारता रहा। कुछ टुकड़ों-टुकड़ों में काम भी हुआ है। तो साहित्य में विद्यापति, साहित्य का इतिहास दर्शन से एक पुस्तक आ चुकी है, पर उसमें भी अब मुझे अनुभव होता है, इसका एक दूसरा खंड भी तैयार किया जाना है। कि बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं, तो उस समय मैंने यह अनुमान नहीं लगाया था कि वह पुस्तक विद्यार्थियों के लिए इतनी उपयोगी होगी। तो वो सारे प्रश्न उसमें जाने से रह गए। उस दिशा में भी मेरी कोशिश होगी कि उस पुस्तक को एक दूसरा खंड आ जाए, जिससे साहित्य का इतिहास दर्शन वर्ष नलिन विलोचन शर्मा ने एक ज़माने में छोड़ा था जिस जगह, उससे आगे बढ़े। ये 2 तत्काल आपको बताने की स्थिति में हूँ अपने योजनाओं के संबंध में, और बहुत योजनाबद्ध तरीके से लिखता हूँ या लिखूँगा, ऐसा ऐसी मेरी प्रवृत्ति नहीं है। कभी अचानक कुछ कौंध जाएगा, कोई विचार आएगा। आजकल तो दबाव में भी बहुत लिखे जाते हैं, कई बार साथी दबाव होता है, कई बार अपेक्षाएँ होती हैं विद्यार्थियों की, और कई बार प्रकाशकों का भी आग्रह होता है, जिसे टालना थोड़ा कठिन होता है। इन वजहों से कुछ अचानक उपस्थित हो जाएगा तो वह भी सामने आ सकता है। पर तत्काल तो मेरी योजना विद्यापति और साहित्य का इतिहास और लिखने की है। सर? जीवन में लगातार मूल्यों का विघटन हो रहा है और
कहा जा रहा है, कुछ लोग कहते हैं कि साहित्यकार लिखते कुछ और हैं और वास्तविक जीवन में होता कुछ और है। इस बिंदु पर आप क्या कहना चाहें? मैं क्या कहूँगा, मैं तो साहित्यकार हूँ नहीं। तो और आपकी यह चिंता एक अर्थ में ठीक भी है। और मैं ऐसा नहीं मानता कि जीवन में सब कुछ विघटित ही होता जा रहा है। और यह भी नहीं मानता कि हमारे आपके युग में ही ऐसा हो रहा है जिसमें साहित्यकार लिखते कुछ और हैं और होते कुछ और हैं। साहित्यकार यदि कोई है तो उसका साहित्य ही तो उसे साहित्यकार बना रहा है। हमारे लिए यह बड़ा प्रश्न नहीं है कि अपने वास्तविक जीवन में वह कैसा है। हमारे लिए बड़ा प्रश्न यह है कि उसकी रचना हमें क्या दे रही है। यदि उसकी रचना सही अर्थों में हमारे इस, आपने जैसा कहा कि मूल्यों के विघटन का समय है, तो ऐसे मूल्यों के विघटन के समय में भी कुछ अर्थ में ही सही यदि मूल्यों का संगठन कर सकने की प्रेरणा भी दे रही है, तो वह साहित्य हमारे लिए मूल्यवान है। और मूल्य की तो यही परिभाषा है। रिचर्ड्स ने तो अपने सिद्धांत में भी बताया है, मूल्य सिद्धांत उनका एक है। कि मूल्यवान वही साहित्य है जो हमारे मन के विरोधी आवेग हैं उनको एक सम पर ले आने का काम करता है। लोगों का मन है, उसी तरह एक समाज का भी मन होता है। समाज को यदि आप एक इकाई के रूप में देखें, उसका भी एक मन होता है। उस मन में भी इस तरह से विरोधी आवेग होते हैं। बृहत्तर रूप में सामाजिक मन के विरोधी आवेगों को यदि कोई साहित्यकार अपनी रचना से संतुलित करने का उपक्रम करता है और उसमें थोड़ा भी सफल होता है, तो वह साहित्य हमारे लिए मूल्यवान है। और इसकी बहुत चिंता नहीं करनी चाहिए कि वो साहित्यकार अपने जीवन में कैसा है। व्यक्तिगत जीवन उतना महत्वपूर्ण है भी नहीं। जो है वह उसकी रचना में अभिव्यक्त होता है। और यदि उसकी रचना महत्वपूर्ण है, तो जाहिर है उसका जीवन भी, क्योंकि उस रचना का कारण बना है, वह भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और नहीं समझता कि यह हमारे युग की समस्या है। हर समय ऐसे साहित्यकार रहे हैं, रहे होंगे। नहीं तो 1000 वर्षों का तो कम से कम हिंदी साहित्य है, उसमें बहुत बृहद संग्रह किया है लोगों ने, तो भी 5000 से अधिक कवियों साहित्यकारों की चर्चा नहीं चलती। तो क्या इतने ही हुए होंगे? समय अपने आप में बहुत बड़ा छनौटा है, तो सब छान देता है और जो बचता है वही मूल्यवान है। जिनके जीवन और साहित्य में बहुत बड़ा फाँक है, यदि है, तो वो भी समय के साथ उसी तरह लुप्त हो जाएँगे जिस तरह से केवल 5000 साहित्यकार बचे रह गए, बाकी सब अब नहीं। तो बहुत ज़्यादा इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, मैं यह मानता हूँ। अपना कीमती समय सर साहित्य चौपाल को देने के लिए बहुत-बहुत मुझे धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा कि फेसबुक आए आज बातचीत की। चौपाल को मैं बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। कीर्ति और व्याप्ति, बहुत बहुत धन्यवाद।